आपको सीधे ले चलते हैं अपने खास कार्यक्रम मंच में, जहां पर मनोज सिन्हा केंद्रीय मंत्री पहुंच गए। विश्लेषण पर, चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल आए हैं उन पर, और साथ ही साथ ये जानने के लिए कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी अपनी विजय पताका किस तरीके से फहराएगी, हमारे साथ हैं केंद्रीय संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी, जिनके पास रेल मंत्रालय का भी प्रभार है। मनोज सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि एग्जिट पोल के नतीजे आपकी पार्टी के लिए कुछ बहुत अच्छे या सुख भरी खबर नहीं ला रहे हैं, हैप्पी न्यूज नहीं लेके आ रहे हैं, ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि परिणाम के पहले कोई राय बना लेना उचित नहीं होगा। इस पर चर्चा कल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन पिछले 4.5 वर्षों में अनेक चुनाव हुए हैं और मुझे लगता है कि देश ने देखा है कि कितने उत्साहजनक परिणाम हमारी पार्टी के लिए देश में 4.5 वर्षों में लोगों ने देखा है। और कुछ विधानसभा के चुनाव जो अभी हाल में संपन्न हुए हैं, उनके परिणाम कल आ जाए तो मुझे लगता है कि उस पर विश्लेषण करना ज्यादा उचित होगा। आपको लगता है उत्साहवर्धक रहेंगे परिणाम? उत्साहवर्धक, हर परिणाम उत्साहवर्धक होता है। किसी परिणाम से हताश हो जाए कोई राजनीतिक दल, मैं समझता हूं कि वो भारतीय राजनीति में टिके नहीं रह सकता है। लेकिन पिछले 4.5 वर्षों में हमारा उत्साह इतना लबरेज हुआ है कि वो कम होगा ऐसा मैं मानता नहीं। आपको क्या लगता है अश्वमेध यज्ञ जो शुरू हुआ था विजय का, वो रुकेगा? क्योंकि बिहार और दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो लगातार जीत और जीत मिलती रहेगी। देखिए, एक आदत होता है विधानसभा के चुनाव का परिप्रेक्ष्य अगर आप विचार करेंगे तो कई मुद्दे होते हैं और किसी एक आधार पर फैसला करना मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। वहां के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, वहां की सरकार ने कैसा काम किया, स्थानीय कैंडिडेट कैसा है, मैं समझता हूं कई मुद्दों पर राज्यों के चुनाव निर्भर करते हैं और सामाजिक समीकरण कैसे बने। केवल राज्य विधानसभा के चुनाव के आधार पर केंद्र सरकार का मूल्यांकन करना ये ठीक नहीं है। और ये अश्वमेध का जो घोड़ा है 2014 से शुरू हुआ था, 19 पार करके 24 तक जाएगा, ये मैं जरूर कहना चाहता हूं। अश्वमेध का घोड़ा अगर मध्य प्रदेश या राजस्थान या छत्तीसगढ़ में रुक गया, क्योंकि राजस्थान में तो बीजेपी के नेता ही मानते हैं कि जीत नहीं मिलेगी। नहीं, मैं उन नेताओं में से नहीं हूं कि मैं मानूं कि जीत नहीं मिलेगी। परिणाम आएगा तब फिर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपको लगता है ऐसा? नहीं, पार्टी ने जो काम किया है, जो विश्लेषण हमने किया है, मुझे लगता है कि पार्टी ये मानती है कि तीनों राज्यों में हमारी स्थिति अच्छी है और कल परिणाम आएंगे तो फिर हम विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। इस बार मोदी जी का कैंपेन राहुल गांधी से थोड़ा कम रहा। राहुल गांधी ने 80 से ज्यादा रैली की, जबकि मोदी जी ने लगभग 50 से ज्यादा रैलियां की। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी क्या ज्यादा कैंपेन कर रहे थे? राहुल गांधी ने क्या बेटर स्ट्रेटजी बनाई थी? आपने पूरे इलेक्शन को बड़ा क्लोजली वॉच किया है और मैं जानता हूं आप राजनीति शास्त्र के एक माहिर स्टूडेंट भी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको राहुल गांधी का और कांग्रेस का कैंपेन इन चुनाव में किस तरीके का लगा? नहीं, मैं कोई राजनीति शास्त्र का ज्ञाता नहीं हूं, मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं। लेकिन राहुल जी के पास स्वाभाविक रूप से समय ज्यादा है, प्रधानमंत्री जी के पास देश का भी काम है और दुनिया के बाकी देशों से संबंध भी बनाना है। तो मुझे लगता है कि इस अंतर को ध्यान में रखने की जरूरत है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, किसी की 1 रैली और किसी की 5 रैली, उसमें कितना लोग मोबिलाइज होते हैं, इसको भी देश को और लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अगर 2018 के परिणाम मुफीद साबित नहीं होते हैं तो मैं आपसे एक स्टूडेंट के तौर पे जानना चाहता हूं। आपने कहा मैं राजनीति शास्त्र का ज्ञाता नहीं, लेकिन आप विद्यार्थी जरूर है उसके और एक सफल विद्यार्थी है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर ये परिणाम मुफीद साबित नहीं हुए तो क्या 2019 के लिए भारतीय जनता पार्टी या आप लोग अपनी रणनीति बदलेंगे? नहीं, इन विधानसभा चुनाव के परिणामों से 2019 लोकसभा के चुनाव के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनना था। राज्यों के कुछ अपने मुद्दे थे जिन पर लोग अपनी राय देते। 15 साल सरकार में रहने के बाद और मैं कहूं कि अच्छी सरकार चलाने के बाद स्वाभाविक रूप से एक जो मानसिकता होती है कि एक ही आटे की रोटी खाते खाते थोड़ा देख लें बदल लें, ये भाव भी कभी कभी लोगों में आ जाता है। लेकिन मैं मानता हूं कि परिणाम ठीक रहेंगे और 2019 लोकसभा का चुनाव इन विधानसभा चुनावों से पूरी तरह से भिन्न होगा।
अगर मैं आपको स्कोर देने को कहूं तो आप कितना स्कोर देंगे? 3-0 का देंगे? क्योंकि हम सिर्फ 3 राज्यों की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। हम मिजोरम या फिर तेलंगाना की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का वहां बहुत कुछ स्टेक पे नहीं है। मैंने परसेंटेज वाइज आप जानना चाहते हैं? नहीं, मैं जानना चाहता हूं 3 राज्यों में कितने राज्य आप देंगे बीजेपी को? बीजेपी को जी। मैं तो अभी तीनों दे रहा हूं। आपको नहीं लगता राजस्थान की जो बयार चली थी, जिसमें ये नारा लग गया कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी जी से बैर नहीं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीतेगी? क्योंकि परसेप्शन के हिसाब से राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बेहद कमजोर हो गई थी। देखिए, वसुंधरा जी की सरकार ने 5 वर्ष में राजस्थान में काफी जनोपयोगी काम किए थे, और जो लोग ये बात कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी संघर्ष में ही नहीं है, वही लोग मतदान आते आते ये कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी ने काफी इंप्रूव किया है और लड़ाई में आ गई है। तो खुद जो लोग भारतीय जनता पार्टी को संघर्ष के बाहर मान रहे थे, उन्हीं लोगों ने स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी संघर्ष में है। तो हमारे विरोधी अगर संघर्ष में मान रहे हैं तो हम क्यों ये न कहें कि हम चुनाव जीत सकते हैं? आपको क्या लगता है इन 5 राज्यों के चुनाव देखने के बाद आपको लगता है एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी थोड़े मैच्योर हुए हैं? देखिए, अब कांग्रेस प्रेसिडेंट के बारे में मैं राय दूं ये मुझे उचित नहीं है। देश उनको कितना सीरियसली लेता है मुझसे बेहतर आप जानते हैं और यहां बैठे हुए लोग जानते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये चुनाव 2018 के 2019 के लिए सेमीफाइनल है? क्योंकि सेमीफाइनल जीतने के बाद ही आदमी फाइनल में जाता है, लेकिन यहां पर तो वैसे भी फाइनल में जाना है, सेमीफाइनल जीते या ना जीते। नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड एक नहीं है। लोकसभा के चुनाव में देश के सामने एक सक्षम नेतृत्व होगा, एक विकल्प श्रीमान नरेंद्र मोदी के रूप में होगा, जिसने 4.5 साल 5 साल में देश की तस्वीर को बदल दिया है, जिसने 47 से 2014 तक जितने शौचालय बने उनसे 1.25 गुना ज्यादा शौचालय महज 4 वर्ष में बना दिए। गरीब लोगों के लिए घर जितने बने उससे ज्यादा घर 4 वर्षों में बना दिया, और 2022 तक इस देश में एक गरीब आदमी नहीं रहने वाला है, चाहे शहर में रहता हो चाहे गांव में, जिसके पास अपना घर नहीं होगा। एक ऐसा उम्मीदवार होगा प्रधानमंत्री का जो देश के हर गांव तक बिजली पहुंचा दिया। एक ऐसा उम्मीदवार होगा प्रधानमंत्री का जो देश के हर गरीब आदमी के घर तक बिजली पहुंचाने का काम दिसंबर 18 तक पूरा करेगा। एक ऐसा आदमी होगा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार जो 8 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त में रसोई गैस दे सकेगा। ऐसा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा जो 50 करोड़ लोगों को देश के 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष के इलाज की सुविधा मुहैया करा रहा है। एक ऐसा प्रधानमंत्री होगा जिस देश के युवा ने कल्पना नहीं की थी कि यहां भी 14 लेन और 16 लेन की सड़कें होंगी, वो सच्चाई में बदल के दिखा रहा है। एक ऐसा उम्मीदवार होगा प्रधानमंत्री का जो 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली रेलगाड़ी हिंदुस्तान में भी चले, वो एक हकीकत में बदल सकता है। एक ऐसा उम्मीदवार होगा प्रधानमंत्री का 47 से लेकर 2017 तक जितने हवाई जहाज थे उससे ज्यादा हवाई जहाज महज 2017 में इस देश में आ रहे हैं। इसका श्रेय भी उसी उम्मीदवार को है जो प्रधानमंत्री का हमारी पार्टी का उम्मीदवार होगा। मैं समझता हूं कि देश का युवा, देश का गरीब आदमी इस चीज को समझता है और 2019 में उसी हिसाब से फैसला करेगा। आपने इतनी सारी खूबियां गिना दी और कांग्रेस यहीं पे थोड़ी हिचक जाती है, रुक जाती है। वो ये कहती है कि बीजेपी चाहती है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन हो जाए जैसे अमेरिका में होते हैं, और वही इलेक्शन वो भारत पर थोपना चाहती है। इसीलिए जानबूझकर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट की बात करती है, मुद्दों की बात नहीं करती, विकास की बात नहीं करती है। आपने विकास के कई सारे काम गिनाए। कांग्रेस के इस क्रिटिसिज्म को आप कैसे लेंगे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस करना चाहते हैं लोग? देखिए, ये तो कांग्रेस का इतिहास रहा है। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा है। ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बरुआ जी ने उस समय कहा था। हमारी पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता या मनोज सिन्हा भी ये कभी नहीं कहेंगे कि मोदी इज इंडिया एंड इंडिया इज मोदी। हमारा एक संगठन है, पूरे देश में हम अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे काम करते हैं, और श्री नरेंद्र मोदी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो सामान्य परिवार में पैदा हुए, बूथ से काम करना शुरू किए, आज अपनी प्रतिभा, क्षमता और पौरुष के बल पर देश के प्रधानमंत्री। अंतर मैं समझता हूं कहा, और पौरुष के बल पर देश के प्रधानमंत्री अंतर मैं समझता हूं कांग्रेस और भाजपा का है। ये कोई परिवार की पार्टी नहीं है कि हमारा बेटा ही मंत्री बनेगा, या अटल जी के परिवार से या आडवाणी जी के परिवार से या मोदी जी के परिवार से कोई हमारे यहां पार्टी में बड़ा नेता होगा, ये संभव नहीं है। कांग्रेस की ये परंपरा है, इसलिए कांग्रेस मुझे लगता है कि इस तरह की बात कहती है। अगर हम इन 5 राज्यों की बात करें तो इन 5 राज्यों में लोकसभा की 83 सीटें हैं। अगर बीजेपी का परफॉर्मेंस थोड़ा डगमगाता है तो आपको नहीं लगता कि इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? क्योंकि 83 में से 61 सीटें इस वक्त बीजेपी के पास है, 61 आउट ऑफ 83।
देखिए, चुनाव के पहले जो सर्वेक्षण आ रहे थे और एक दिन मैं आपके चैनल पर भी देख रहा था, कई चैनलों ने ये दिखाया कि मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान, जिस राजस्थान की बात आप कर रहे हैं वहां सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी हैं। और जो सर्वेक्षण था वो 53% लोग राजस्थान के चाहते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। वहीं विधानसभा या मुख्यमंत्री के नाते उनकी राय दूसरी थी। तो मैं समझता हूं कि विधानसभा के चुनाव को लोकसभा के चुनाव से जोड़ने की जरूरत नहीं है और लेवल प्लेइंग फील्ड एकदम पूरी तरह बदल जाएगी। जब शतक मारने वाला बैट्समैन होगा तो मुझे लगता है कि जिस तरह के बॉलर हो, स्पिन हो या फास्ट, वो अपने हिसाब से ही रन बनाएंगे, छक्का लगाने का काम करेंगे। मुझे लगता है एडिलेड टेस्ट आज जीतने वाली है भारत, आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से। जिस तरह भारत जीतने जा रहे उसी तरह नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी भी 2019 में उसी हिसाब से जीतने जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आपको नहीं लगता कि परसेप्शन के लेवल पर ये लगेगा कि कहीं ना कहीं अगर इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को हरा देती है कांग्रेस, तो एक मैसेज जाएगा कि भाई कांग्रेस भी बीजेपी को हरा सकती है, चाहे वो एंटी इनकम्बेंसी के कारण हटाए या प्रो इनकम्बेंसी के कारण हटाए या राजनीतिक समीकरणों के चलते हटाए या लोगों के गुस्से के कारण हटाए। ये मैसेज तो जाएगा कि भाई कांग्रेस में भी ये क्षमता है कि वो नरेंद्र मोदी को हरा सकती है इतने विजय के बाद। नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि 4.5 वर्ष का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं समझता हूं कि उसका अगर एवरेज आप निकालेंगे तो पलड़ा किधर जाता है ये मूल्यांकन सब लोग करेंगे। और विधानसभा के चुनाव परिणाम देश के लोकसभा के चुनाव पर असर डालेंगे, ऐसा मैं मानता नहीं। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताता हूं। राजस्थान में जीत कहां से शुरू हुई? राजस्थान में जीत वहां से शुरू हुई जब अलवर और अजमेर के जो बाई इलेक्शंस थे उसमें कांग्रेस जीती। तब लगा लोगों को कि कांग्रेस हरा सकती है। जैसे गोरखपुर का बाई इलेक्शन और फूलपुर का बाई इलेक्शन, वहां से बीजेपी हार गई, तब लगा लोगों को कि बीजेपी को भी हराया जा सकता है। आपको नहीं लगता कि इस ट्रेंड की ये शुरुआत हो जाएगी या ये एक इंडिकेटर होगा 2019 के लिए? देखिए, मैंने पहले ही कहा, वो फूलपुर, गोरखपुर, कैराना, अजमेर, अलवर, यहां सवाल ये नहीं था कि इन चुनाव के परिणामों से देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, ये नहीं तय होना था। 2019 लोकसभा के चुनाव में एक डिसिसिव गवर्नमेंट के लिए, एक मजबूत सरकार के लिए लोग वोट देना चाहते हैं, एक काम करने वाली सरकार के लिए लोग वोट देना चाहते हैं। और देश के सामने दो ही विकल्प है, मजबूर सरकार चाहिए या मजबूत सरकार चाहिए, काम करने वाली सरकार चाहिए या बोफोर्स और 2G स्पेक्ट्रम और कोयले की घोटाले वाली सरकार चाहिए। दो विकल्प हैं, देश की जनता वही चुनेगी जो मैं समझता हूं कि उचित होगा, और जो बात मैं कह रहा हूं वो देश की जनता समझ रही है। आप जो कह रहे हैं देश की जनता समझ रही है, लेकिन देश की जनता ये भी समझेगी कि राहुल की कैंपेनिंग से भी कोई फायदा हो सकता है। तब आप क्या कहेंगे? तब आपको नहीं लगता कि ऐसा लगने लगेगा, या ये कहेंगे आप कि हार भी हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स है क्योंकि कार्यकर्ता हमारा शिथिल नहीं हो जाएगा 2019 को देखते हुए? कांग्रेस अध्यक्ष जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं और इस देश के बड़े भारी एसेट हैं, हमारी पार्टी के लिए विशेष रूप से हैं। आपकी पार्टी के लिए एसेट है वो? कितने बड़े एसेट है? मैंने कहा कि बहुत बड़े एसेट है। बहुत बड़े एसेट है। तो अगर ये एसेट रहा और वाकई में पीएम पद के, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो बराबर बने रहें कांग्रेस के अध्यक्ष। कांग्रेस के अध्यक्ष, क्या आपको लगता है कि विपक्षी पार्टियां, आज महागठबंधन के लिए पहली मीटिंग है, चंद्रबाबू नायडू ने तमाम विपक्षी दलों को बुलाया है, अभी तय नहीं है कि कितने विपक्षी दल जाएंगे, एसपी, बीएसपी और बाकी लोगों ने अभी तक, जब तक मैं आया था तब तक अपना रुख तय नहीं किया था। आपको लगता है कि ये महागठबंधन बन पाएगा? दो बात मैं कहूंगा, ये महागठबंधन के लिए पहली बैठक 22 नवंबर को थी। आपके ध्यान में होगा कि कोई बैठक नहीं हुई। जब भी संसद का सत्र चलता है तो ये परंपरा है कि जो लोग सत्ता माने विपक्ष में हैं वो एक फ्लोर कोऑर्डिनेशन के लिए मीटिंग करते हैं। तो मैं मानता हूं कि आज की जो बैठक है वो लोकसभा और राज्यसभा में जो विपक्षी दल हैं उनके फ्लोर कोऑर्डिनेशन को मजबूत बनाने की है। लेकिन इससे ये टेस्ट भी हो जाएगा। मुझे पूरी, लेकिन कुछ लोग आकर के ये देश को एहसास कराना चाहते हैं कि मैं आ गया हूं विपक्षी एकता के लिए। दूसरी बात, महागठबंधन किन राज्यों में बनेगा? अगर पूरे देश को आप देखें तो मोटे तौर पर अधिकांश राज्य हैं जहां बाईपोलर पॉलिटी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अनेक राज्यों का नाम मैं ले सकता हूं। तो पूरे देश को देखेंगे तो 3 राज्य बचते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक। इसके अलावा चौथा राज्य मुझे, अब अगर अखिलेश यादव जी जाकर के चंद्रबाबू के साथ मिल जाते हैं आंध्र प्रदेश में, तो कौन सा महागठबंधन बनेगा? ममता दीदी आकर के
उत्तर प्रदेश में अगर गठबंधन में शामिल होती हैं तो कौन सा वोट प्रभावित करेंगी। तो मुझे लगता है कि ये 3 राज्य हैं। तो बिहार में अगर गठबंधन है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए का भी अपना गठबंधन है और वो मैं समझता हूं कि कोई कठिनाई नहीं है। कर्नाटक का जहां तक सवाल है, मैं मानता हूं कि विधानसभा के चुनाव में हम सबसे बड़ी पार्टी थे, लेकिन वो 17 घुड़सवार दिल्ली जा रहे थे, एक साथ हाथ मिला करके सब प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। विधानसभा के चुनाव आते आते इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, वो आपने देखा है अभी विधानसभा के जब चुनाव आए हैं। तो जब लोकसभा का चुनाव आएगा तब क्या होगा अभी आकलन करना मुश्किल है, लेकिन सामान्य रूप से यही 3 राज्य हैं। कर्नाटक में हमारी स्थिति अच्छी है और लोकसभा की जितनी सीटें थीं, एक आध सीटें छोड़ करके वो टैली हम बरकरार रखेंगे। उत्तर प्रदेश में यह सच है कि सपा बसपा गठबंधन एक मजबूत राजनीतिक ताकत होगी। मोटे तौर पर 46% वोट उत्तर प्रदेश में हमें मिला है। सपा बसपा अगर महागठबंधन भी बनाते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी स्ट्रेटजी ये होगी कि कैसे हम 5% वोट और बढ़ा लें, 51% कर लें, तो उस महागठबंधन का मुकाबला हम उत्तर प्रदेश में भी करेंगे। आपको क्या लगता है कि महागठबंधन बन पाएगा उत्तर प्रदेश में, सपा बसपा कांग्रेस एंड आरएलडी? देखिए, ये तो वो दल बताएंगे कि महागठबंधन बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन बहन जी का बयान बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एक मजबूर सरकार चाहते हैं। ये आप देश ने देखा है, आपने भी सुना है। मुझे लगता है कि इसी के लिए महागठबंधन बनाने की तैयारी है। बन पाएगा उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस एंड आरएलडी? देखिए, ये तो वो दल बताएंगे कि महागठबंधन बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन बहन जी का बयान बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एक मजबूर सरकार चाहते हैं। ये आप देश ने देखा है, आपने भी सुना है। मुझे लगता है कि इसी के लिए महागठबंधन बनाने की तैयारी है। अब जनता तय करे कि बहन जी वाली मजबूत सरकार चाहिए या मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार चाहिए। आपको क्या लगता है, बहन जी वाली सरकार मजबूर सरकार होगी या मजबूत सरकार होगी? नहीं, बहन जी ने खुद स्वीकार किया है, देश से कहा कि हम मजबूर सरकार बनाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, 73 सीट्स अभी हैं टोटल 80 में से, और सहयोगी दल वहां पर भी जो है एक आध सहयोगी दल छोटे मोटे हैं, जैसे सुखदेव राजभर, वो आपसे नाराज चल रहे हैं थोड़ा सा, आप उसी इलाके से आते हैं लगभग। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये गठबंधन बना तो आपको बड़ा नुकसान होगा। 40 से 50 सीटें गठबंधन को मिलेंगी ऐसा तय माना जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की टैली बहुत रिड्यूस होगी। और इन राज्यों में भी अगर आप आते हैं तो 60-70 सीटें आपकी 280 में से कम होती हैं, 200 के आसपास आप सिमट जाएंगे, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का आकलन है। ऐसे में बीजेपी की क्या रणनीति होगी उस वक्त? मैं शुरू करता हूं गाजीपुर से। जी, आप परिचित हैं, और उत्तर प्रदेश में जो खासतौर से सबसे खराब सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनमें से गाजीपुर है। भारतीय जनता पार्टी जब गाजीपुर जीतती है तब देश का प्रधानमंत्री बनता है। 1 मिनट में कहता। और 2014 लोकसभा के जब चुनाव चल रहे थे तो कैंपेन में नरेंद्र मोदी जी आए थे। चुनाव के मतदान के 3-4 दिन पूर्व उनकी सभा थी। सभा के बाद उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि क्या रहेगा परिणाम। तो मैंने उनको जो जवाब दिया वो मैं बताता हूं। मैंने कहा कि लग रहा है कि मैं जीत जाऊंगा, तो मैं जीत जाऊंगा, तब इधर कोई सीट आजमगढ़ छोड़ करके हम हारने नहीं जा रहे हैं। और परिणाम जब आया तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमने जो कहा था वही सही है। तो मैं आज कह रहा हूं कि सपा बसपा कांग्रेस लोकदल सब मिलकर के लड़े। मैं भी चाहता हूं कि इस बार 19 में फैसला हो जाए कि जनता उनके साथ है कि हमारे साथ है। और फैसला होगा, आपको लगता है ये गठबंधन बनेगा? अब ये तो वो लोग जाने, मैं ये नहीं जानता कि गठबंधन बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन उस गठबंधन में अपने कॉन्ट्राडिक्शंस बहुत हैं और क्या करेंगे लोग, मैं बहुत ज्यादा उस विषय में अपनी राय नहीं दे सकता हूं, क्योंकि अनेक प्रकार की चर्चाएं हैं। 45 उम्मीदवार ऐसे हैं जो पहले से घूम रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी, उन्होंने कहा कि साहब हमने अपना खाता खोल दिया है, तो कितने टिकट मिलेंगे बहुजन समाज पार्टी को, उनके खाते का क्या होगा, ये हिसाब कैसे रखा जाएगा, कई प्रश्न हैं उससे जुड़े हुए। आपको लगता है, आप चूंकि राजनीति को उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी तरह समझते हैं, क्या अखिलेश मायावती को कन्विंस करने में अभी तक सफल हुए होंगे? क्योंकि मायावती को कन्विंस करना ही अखिलेश के लिए सबसे बड़ा पॉलिटिकल साख का सवाल है। अब पहले शिवपाल जी को कन्विंस करें, फिर बहन जी को करेंगे। शिवपाल जी को नहीं कर पा रहे हो? शिवपाल जी ने तो रैली कर ली कल। मैंने उनका गुण आपने देखा है। शिवपाल जी को पहले कन्विंस करें, फिर बहन जी पर प्रयास करें।
अगर 2019 की बात करें, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे होंगे इन चुनाव के? क्योंकि 5 साल बाद जनता रिपोर्ट कार्ड भी मांगेगी कि 5 साल में सरकार ने आखिर काम क्या किए। देखिए, मैं 2 बात कहना चाहता हूं। आजादी के बाद ये पहली सरकार है जो सामान्य रूप से गांव में और गांव गरीब के दरवाजे पर दिख रही है। सामान्यतः भारत सरकार के बारे में लोगों की राय क्या होती थी? एक सामान्य आदमी से पूछिए तो जब वो रेलगाड़ी में बैठता था तो उसे लगता था कि ये भारत सरकार की ट्रेन है। हवाई जहाज में चलता था तो उसे लगता था कि ये भारत सरकार की हवाई जहाज है। या युद्ध होता था तो लोग मानते थे कि ये भारतीय सेना है। नहीं तो सामान्यतः गांव में रहने वाले आदमी का वास्ता थाना से, माने पुलिस स्टेशन और तहसील से, यही इसी को सरकार मानता है। मैं मानता हूं कि आजादी के बाद पहली बार भारत सरकार गांव में और गरीब के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। किसी बहुत दूर सुदूर ग्रामीण इलाके में चले जाइए, एक गरीब आदिवासी से पूछिए, दलित से पूछिए या सामान्य गरीब आदमी से पूछिए तो वो कहेगी कि घर किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया। शौचालय किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया। ये गैस किसने दिया? ये मोदी जी ने दिया। ये बिजली किसने लगाई? ये मोदी जी ने लगाई। तो ये जो अनेक इस तरह के काम मैं गिना सकता हूं। अभी जो 5 लाख रुपए तक के इलाज आयुष्मान भारत का शुभारंभ किया, इसमें जिन लोगों को लाभ मिल रहा है उनका जीवन बदल रहा है। और मैं समझता हूं कि ये सामान्य काम नहीं है कि अब हमारा देश दुनिया के उन देशों में शामिल हो जाएगा जहां ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां बिजली न हो। ये उपलब्धि प्राप्त करना ये सामान्य नहीं, कहने में बड़ा आसान लगता है। ये काम पहले भी हो सकता था। अगर ग्रामीण सड़कों की हम बात करें तो मोटे तौर पर 95% गांव आज सड़क से जुड़ गए हैं, जो बचे हैं वो भी जोड़ लिए जाएंगे। तो ये जो काम है, ये मैं मानता हूं कि सामान्य आदमी इस चीज को महसूस कर रहा है। और हर मोर्चे पर, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देखें, महंगाई क्या थी, आज क्या है, तो लोग इस चीज को भी समझ रहे हैं। या राष्ट्र के स्वाभिमान की बात मैं कहूं तो भी लोग समझते हैं कि नहीं, आज देश सुरक्षित है एक सक्षम नेतृत्व के हाथ में। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैं करूं तो निवेश, चाहे रेलवे हो, रोड्स हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, हाईवेज हो, हमें हर क्षेत्र में 2.5 गुना 3 गुना निवेश सरकार ने बढ़ाया है। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत समेकित विकास जिसे हम कह सकते हैं कि उसको करने का प्रयास सरकार ने किया है। और मुझे लगता है कि दिल्ली में बैठ करके यह फैसला नहीं होगा, यह फैसला ग्रामीण भारत में होगा, छोटे शहरों में होगा। यहां बैठ करके वो फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, राजनीति की केमिस्ट्री समझने की जरूरत है। वाकई राजनीति की केमिस्ट्री समझने की जरूरत है। और एक केमिस्ट्री हमको समझ में आ रही है, वो केमिस्ट्री ये कहती है सर कि 5 साल के विकास के कामों को आप लेकर जाएंगे और अगर विपक्ष लामबंद होता है तो वो इस बात को लेकर जाएगा कि मोदी को हराना है, वो सिर्फ मोदी को हराने के लिए लामबंद होगा। तो आप इस राजनीति को क्या मानते हैं? ये नकारात्मक राजनीति है। और मैं अपनी सभाओं में कई जगह मैंने 2 सवाल किए कि मोदी जी ने क्या अपराध किया है कि मोदी जी को नहीं रहना चाहिए। और ये काम मैंने जो फिर मैं दोहराऊं, मुझे लगता है उचित नहीं है। तो लोग एक स्वर से जवाब देते हैं कि साहब कोई, तो मुझे लगता है कि 2 ही कारण है गठबंधन का। एक तो मोदी को नहीं रहने देना है और दूसरा मुझे लगता है कुछ लोगों की मानसिकता है। वो मानते हैं कि हमारे परिवार के लिए ये सीट आरक्षित है प्रधानमंत्री पद की। कुछ लोग मानते हैं कि ये मुख्यमंत्री का पद ये हमारे परिवार के लिए आरक्षित है, ये दूसरे सामान्य आदमी को ये जगह नहीं मिलनी चाहिए। इस मनोवृत्ति से जो लोग इस देश की राजनीति में काम करते हैं, मैं मानता हूं देश के लोकतंत्र के लिए वो ठीक नहीं है। और इसी मनोवृत्ति से कुछ राजनीतिक दल काम कर रहे हैं कि मेरे दादा थे, मेरे नाना थे, तो मैं भी वही बनूंगा। मैं समझता हूं कि ये कोई संपत्ति नहीं है कि मेरे पिताजी की संपत्ति मुझे मिल गई। मेरे पिताजी अध्यापक थे, मैं राजनीति में हूं, मेरा बेटा भी राजनीति में पद पा सकेगा, वो उसकी प्रतिभा पर निर्भर करता है, वो इंजीनियर, वो एक नौकरी करता है। तो मैं समझता हूं कि इस मानसिकता वाले जो राजनीतिक दल हैं, जो परिवार की विरासत मानते हैं देश की राजनीति को भी, मैं समझता हूं कि देश की जनता इस बार उनको फिर ठीक से जवाब देगी। इन चुनाव में जिस मुद्दे को सबसे ज्यादा थोपने की या सबसे ज्यादा स्थापित करने की कोशिश की गई वो राफेल का मुद्दा था। आप सरकार की तरफ से क्या कहना चाहेंगे राफेल पे? क्योंकि राहुल गांधी ने इस बात की रट रखा रखी है कि अनिल अंबानी को गलत फायदा पहुंचाया गया राफेल के मुद्दे पर। देखिए, जिनको विरासत में रक्षा सौदों के दलाली खाने की आदत रही है, जिन पर ये आरोप लगे नहीं, कई बार प्रमाणित हो चुके हैं, तो उनको ये लग रहा है कि दूसरे पर भी एक झूठा आरोप चस्पा कर दो। और जहां तक राफेल की बात है तो ये आपको मालूम है कि ये G2G में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। इसमें कोई
वो क्वात्रोची नहीं है कि इस पर संदेह उठाया जाए। तो पहली बात तो मैं इसको पूरी तरह खारिज करता हूं। ये भारत सरकार और फ्रांस सरकार के बीच सीधे बात हुई है। दूसरी बात कि 11 बार निगोशिएशन किया था उस समिति ने, और यूपीए की सरकार में जो कीमतें तय की गई थी राफेल की, 2 तरह के विमान हैं, उनमें उस समय की तय कीमत से कम कीमत में हमारी सरकार खरीद रही है। अब राहुल जी को कुछ बोलना है तो कहीं आलू निकाल देते हैं, कहीं धान से गेहूं बना देते हैं, तो इस पर भी कुछ बोल रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है, और कल इसके लिए एक बड़ी रैली हुई दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में, वो राम मंदिर का है। मनोज सिन्हा जी को भी मैं जानता हूं कि आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के उस इलाके से आते हैं जहां से अयोध्या बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या संसद के इस सत्र में सरकार कोई बिल लाने, या फिर राकेश सिन्हा जो प्राइवेट मेंबर बिल ला रहे हैं उसको सपोर्ट करने के बारे में विचार कर रही है? देखिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने भी 3 दिन पहले ही कहा है कि सरकार कोई भी इस पर बिल नहीं ला रही है। तो मुझे लगता है कि वो एक अधिकृत बयान है और उस पर देश भरोसा करता है। मेरी जहां तक राय है, देश के 100 करोड़ लोग चाहते हैं कि राम मंदिर बने, और मुझे लगता है कि वो जितना जल्दी बने वो देश के हित में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 2014 के स्पष्ट रूप से एक बात कही है, हमारे लिए आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। और दूसरी बात कही है कि हम चाहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आवे, फिर वो काम आगे बढ़े, या दूसरी संभावना हो सकती है कि आपसी सहमति के आधार पर, सौहार्द के आधार पर राम मंदिर का निर्माण किया जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत स्टैंड है, वही मनोज सिन्हा का स्टैंड है। भैया जी जोशी जो आरएसएस के बड़े नेता हैं, बड़े कार्यकर्ता हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि सरकार को इस पर जितनी भी अड़चने हैं, मोहन भागवत जी ने भी कहा है कि सरकार को जितनी भी अड़चने हैं उनको दूर करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि 4.5 साल बाद जब पूर्ण बहुमत की सरकार है तो बड़ी आसानी से बिल पास करके राम मंदिर बनाया जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा करना नहीं चाहती? देखिए, जहां तक मोहन भागवत जी का या भैया जी का सवाल है, वो एक स्वतंत्र संगठन चलाते हैं, उनकी अपनी राय किसी विषय पर होना ये अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि अपने चुनावी घोषणा पत्र से बधी हुई है, और निश्चित रूप से जो हम चुनावी घोषणा पत्र में देश की जनता को भरोसा देते हैं उस पर कायम रहना ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए आवश्यक है, और वही काम हम कर रहे हैं। लेकिन जो माहौल बन रहा है, जो साधु संत कह रहे हैं कि प्रयागराज के अंदर अंतिम चेतावनी दी जाएगी सरकार को, आपको नहीं लगता कि आपका जो कोर वोटर है, जो राम जन्मभूमि मुद्दे पर आपके साथ आया था, वो आपसे नाराज हो जाएगा अगर सरकार कोई डिसिसिव स्टेप्स करती हुई दिखाई न दी तो? देखिए, एक बात समझिए कि जो हमारा कोर वोटर है उसको मालूम है कि किस पार्टी के बड़े नेता जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहते हैं कि लोकसभा चुनाव तक इस मुद्दे की सुनवाई नहीं होनी चाहिए। हमारे कोर वोटर को यह पता है कि राम एक काल्पनिक पात्र हैं, राम का कोई अस्तित्व इस देश में नहीं है, ये किस पार्टी ने कहा है, और वो लोग इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि जितने संत महात्मा हैं या देश के हिंदुओं की प्रबल इच्छा है, और वो इच्छा सही है, उसमें कोई गलत नहीं है कि उनके मर्यादा पुरुषोत्तम का एक मंदिर होना चाहिए, लेकिन देश में कानून का सम्मान हम करते हैं, कैसी पार्टी हैं हम, तो निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय में मामला है तो हम इंतजार करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय इस पर फैसला दे। चंद्रशेखर जी के वक्त ये बड़ी मांग उठी थी कि डे टू डे हियरिंग हो। अभी भी ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में डे टू डे हियरिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट का जो एटीट्यूड है कि उसमें जो समलैंगिकता है उसका मुद्दा आ जाता है, सबरीमला का मुद्दा आ जाता है, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा आता है तो उसको सिविल डिस्प्यूट बता दिया जाता है और उसके लिए तारीख पर तारीख दे दी जाती है। आप सुप्रीम कोर्ट के इस रुख को देखकर क्या कहेंगे? क्योंकि संतों ने और आरएसएस के नेताओं ने और पूरे देश के एक बड़े भाग ने इस पर नाराजगी व्यक्त की है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर तारीख क्यों दे रहा है? नहीं, मैंने भारत के संविधान की शपथ ली है और इसलिए मैं सर्वोच्च न्यायालय पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। राम मंदिर नहीं बना तो बुरे परिणाम सरकार को भुगतने पड़ सकते हैं। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या साधु संतों की जो ये अल्टीमेटम है उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई खतरा महसूस नहीं होता, और क्या बिना राम मंदिर बनाए भी बीजेपी को लगने लगा है वो 2019 जीत सकती है? देखिए, साधु संतों का हम लोग दिखावे के लिए नहीं, दिल से सम्मान करते हैं।
राम मंदिर देश में आस्था का विषय, राजनीतिक दल के नाते हमने ये बार बार कहा है और मुझे लगता है कि देश जानता है कि राम मंदिर के प्रति भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता क्या रही है। लेकिन 2014 के चुनावी घोषणा पत्र में जो देश की जनता से हमने वायदा किया है, मुझे लगता है कि वो एक राजनीतिक दल के नाते उस प्रतिबद्धता को निभाना भी ये भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है। और कोई सर, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी कहती हैं कि काम हमारी सरकार के हैं, लेकिन फीता काटकर क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले जाते हैं। और दूसरा सवाल होगा, कांग्रेस कहती है कि बुलेट ट्रेन का सपना तो दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन कहीं ना कहीं देश में दुर्घटनाएं हो रही हैं, उस पर चुप हैं। दूसरा मैं नहीं सुन पाया, पहला तो मुझे ध्यान है। बुलेट ट्रेन का सपना दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी रेल की दुर्घटनाएं हो रही हैं। अच्छा। इस पे जानना चाहते हैं। ये सच है कि विपक्ष को कुछ कहना चाहिए, इसलिए सोनिया जी कह रही हैं, अच्छी बात कह रही हैं। उनकी जो अच्छी योजनाएं थीं, जैसे मनरेगा, जिसमें भ्रष्टाचार बहुत होता था, उसको हमने आगे बढ़ाया है ताकि गरीब आदमी के जीवन को हम बदल सकें और तकनीक का प्रयोग करके भ्रष्टाचार को खत्म किया है। दूसरी, उस सरकार की जो योजना थी आधार, मैं समझता हूं कि 90,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने पिछले वर्ष डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स में बचाया आधार का उपयोग करके। जिन दो योजनाओं को लेकर के आए थे, मैं समझता हूं कि उसका सही उपयोग हमने किया है। लेकिन अनेक कार्यक्रम हैं जो भारत में कभी नहीं शुरू हुए थे, ऐसे कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने हमारी सरकार ने शुरू किए हैं। नाम मैं कहिए तो 50 गिना दूं, उसको आप भी जानती हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जहां तक दूसरी बात है बुलेट ट्रेन और दुर्घटना, इसको जोड़ करके देखने की जरूरत नहीं है। बुलेट ट्रेन अलग है, दुर्घटनाएं अलग है। दुर्घटनाएं न हो इसके लिए गंभीर प्रयास किया है, सेफ्टी फंड हमने बनाया हुआ है। और अगर आंकड़ों के हिसाब से आप देखेंगे तो कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट इस वर्ष सबसे कम हुए हैं, ये अधिकृत आंकड़े रेल ने जारी किए हुए हैं। बुलेट ट्रेन एक दूसरी, मैंने जैसा पहले कहा कि इस देश का युवा, उसकी आकांक्षा है कि देश में तेज गति से रेलगाड़ी चले, हाई स्पीड रेल चले, नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बने। और वो जो परियोजना है मुंबई अहमदाबाद, मुझे लगता है कि उसका अध्ययन का काम शुरू हुआ था पिछली सरकार में ही, उसे बेहतर टर्म कंडीशन पर बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। मनीष भाई। मनोज सिन्हा जी, मेरा एक सवाल है। मनोज सिन्हा जी, आपके डिपार्टमेंट से है। रेलवे स्टेशन अंदर बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण हो गया, लेकिन जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से बाहर आते हैं, आपको इतनी कोफ्त होती है कि आप निकल नहीं पाते। बार बार जब आपसे कहा जाता है, आप ये जिम्मेदारी राज्य सरकार पर डाल देते हैं कि रेलवे स्टेशन के बाहर का काम राज्य सरकार का है। तो क्या राज्य सरकारें, जहां आपकी अपनी सरकारें हैं, वहां कुछ ऐसा सामंजस्य नहीं हो सकता है कि स्टेशनों के बाहर भी उतनी सुंदर व्यवस्था हो जितनी स्टेशन के अंदर? दूसरा मेरा एक प्रश्न है, जितनी भी रेलवे लाइंस है उसके आसपास लोग खुले में शौच आज भी कर रहे हैं, जबकि वो रेलवे की प्रॉपर्टी है। 200 मीटर तक कहा जाता है कि रेलवे की प्रॉपर्टी है, तो वहां उन लोगों के लिए क्यों नहीं शौचालयों की स्थापना कर दी जाए? आपका एक विज्ञापन भी चलता है, बहुत बड़े फिल्म स्टार करते हैं, लेकिन सुधार कहीं नजर नहीं आ रहा। एक सुधार तो आपने स्वीकार किया कि रेलवे स्टेशन बहुत अच्छे दिख रहे हैं आपको, तो पहला सुधार तो आपने यही स्वीकार किया है और मुझे लगता है मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात आपने कही कि रेलवे स्टेशन के बाहर भी स्वच्छता रहे, तो सामान्य रूप से हम कोशिश पूरे देश में स्वच्छता अभियान को गति देकर के हम कोशिश कर रहे हैं कि 2019 तक पूरा देश स्वच्छ हो, सुंदर हो, रोड्स हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, हाईवेज हो, हमें हर क्षेत्र में 2.5 गुना 3 गुना निवेश सरकार ने बढ़ाया है। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत समेकित विकास जिसे हम कह सकते हैं कि उसको करने का प्रयास सरकार ने किया है। और मुझे लगता है कि दिल्ली में बैठ करके यह फैसला नहीं होगा, यह फैसला ग्रामीण भारत में होगा, छोटे शहरों में होगा। यहां बैठ करके वो फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, राजनीति की केमिस्ट्री समझने की जरूरत है। वाकई राजनीति की केमिस्ट्री समझने की जरूरत है। और एक केमिस्ट्री हमको समझ में आ रही है, वो केमिस्ट्री ये कहती है सर कि 5 साल के विकास के कामों को आप लेकर जाएंगे और अगर विपक्ष लामबंद होता है तो वो इस बात को लेकर जाएगा कि मोदी को हराना है, वो सिर्फ मोदी को हराने के लिए लामबंद होगा। तो आप इस राजनीति को क्या मानते हैं? ये नकारात्मक राजनीति है और मैं अपनी सभाओं में कई जगह मैंने 2 सवाल किए।
कि मोदी जी ने क्या अपराध किया है कि मोदी जी को नहीं रहना चाहिए। और ये काम फिर मैं दोहराऊं, मुझे लगता है उचित नहीं है। तो लोग एक स्वर से जवाब देते हैं कि साहब कोई, तो मुझे लगता है कि दो ही कारण है गठबंधन का। एक तो मोदी को नहीं रहने देना है, और दूसरा मुझे लगता है कुछ लोगों की मानसिकता है, वो मानते हैं कि हमारे परिवार के लिए ये सीट आरक्षित है प्रधानमंत्री पद की। कुछ लोग मानते हैं कि ये मुख्यमंत्री का पद ये हमारे परिवार के लिए आरक्षित है, ये दूसरे सामान्य आदमी को ये जगह नहीं मिलनी चाहिए। इस मनोवृत्ति से जो लोग इस देश की राजनीति में काम करते हैं, मैं मानता हूं देश के लोकतंत्र के लिए वो ठीक नहीं है। और इसी मनोवृत्ति से कुछ राजनीतिक दल काम कर रहे हैं कि मेरे दादा थे, मेरे नाना थे, तो मैं भी वही बनूंगा। मैं समझता हूं कि ये कोई संपत्ति नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं, आप ये बताइए कि मैं जब भी टिकट लेने जाता हूं मुझे वेट लिस्टेड मिलता है, ऐसा कब होगा जब मेरा वेट लिस्टेड टिकट मुझे कंफर्म मिलेगा? ऐसी सिचुएशन रेलवे में कब आएगी? देखिए, आजादी के बाद देश की आबादी जिस अनुपात में बढ़ी, उस अनुपात में रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर यह देश नहीं बढ़ा सका। जो अंग्रेज इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ के गए थे उसमें लगभग सवा दोगुना इंफ्रास्ट्रक्चर हम बढ़ा पाए, और आबादी को देखेंगे तो 20 गुना 22 गुना बढ़ गई। तो जब यात्रियों की संख्या या ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना बड़ा अंतर हो, तो लोगों की मांग के अनुरूप गाड़ी चलाना, लोगों को उनकी मांग के अनुरूप सीट दे पाना, यह संभव नहीं था। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहता हूं कि 2014 तक मोटे तौर पर भारतीय रेल की विभिन्न परियोजनाओं में 49,000-48,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष निवेश होते थे। उसे हमारी सरकार ने बढ़ा करके पिछले साल हमने 1,30,000 करोड़ निवेश किया। इस साल हम 1,48,000 करोड़ निवेश कर रहे हैं। तो जो दोहरीकरण, विद्युतीकरण, ट्रिपलिंग, फोर्थ लाइन के जो काम हमने किए हैं, सैटेलाइट स्टेशन बनाए हैं, मुझे लगता है कि ये काम जब पूरा हो जाएगा तो एक अच्छा भारतीय रेलवे का नेटवर्क हम देख सकेंगे। और निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता यही है कि भारतीय रेल का ऐसा नेटवर्क हम बनाना चाहते हैं जिसमें ऑन डिमांड रिजर्वेशन हम दे सकें, और इस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे आने वाले 5 वर्षों में। मतलब 5 वर्ष माने तो 2019 से 2022 तक, 2022 तक ये काम लगभग नहीं 2024 तक 5 वर्ष माने 19 से 24 और 24 तक इस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। यानी 24 तक आप ऑन डिमांड रिजर्व टिकट मिल जाएगा आपको। जी। दूसरी मैं एक बात जानना चाहता हूं चिनाब ब्रिज को लेकर। चिनाब ब्रिज जो है दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज माना जा रहा है उसको रेलवे का। आप बताइए चिनाब ब्रिज कब तक शुरू हो पाएगा, कितना काम इसमें बाकी है? एग्जैक्टली मैं नहीं आपको बता पाऊंगा, आज मेरे पास डिटेल नहीं है, लेकिन ये मैं जरूर आपको बताता हूं कि चिनाब ब्रिज न बने इसके लिए अनेक षड्यंत्र हुए। देश में लोकतंत्र के जो बड़े भारी लंबरदार लोग हैं वही पीआईएल दाखिल करके उस ब्रिज को रोके हुए थे। उस ब्रिज का काम हमने शुरू करा दिया है, और 1.5 महीना पहले जो मेरी जानकारी थी उसका काफी काम हो गया है। मैं आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे दूंगा, क्योंकि मैं कोई बात यहां अधिकृत रूप से कहूं वो गलत हो, ये उचित नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है कि काम तेज गति से हो रहा था, कब पूरा होगा ये मैं आपको बता दूंगा। दूसरा जो मुद्दा है, लेकिन एक उसके साथ और मैं बता दूं कि बोगीबिल ब्रिज बन करके तैयार है, वो प्रधानमंत्री जी उसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। एक और मुद्दा है सर जो जुड़ा है 4 धाम की यात्रा से। 4 धाम को ऑल सीजन रोड के साथ नितिन गडकरी जी जोड़ने का प्लान कर रहे हैं। उसके साथ सरकार का और आपका प्लान ये भी है कि 4 धाम को ट्रेन से भी जोड़ा जाए। कब इसका सर्वेक्षण होगा, कब काम शुरू होगा और कब तक ये पूरा होगा? क्या आपने इस पर कोई रोड मैप बनाया है? नहीं, सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गई और आरबीएनएल उस काम को शुरू करने जा रहा है। प्रथम चरण का काम शुरू होने जा रहा है। प्रथम चरण का काम शुरू हो जाएगा और खत्म होने की डेडलाइन करते हैं। आपने वातानुकूलित ट्रेन की फेरी कब बढ़ेगी, क्योंकि मुंबई के वेदर को देखते हुए एसी ट्रेन की जरूरत है, एक। और दूसरा, जर्जर होते जो आरओबी हैं उनके आइडेंटिफिकेशन को लेकर क्या काम हुआ है? दूसरा जरा बोलिएगा। दूसरा फिर से बोल दीजिए। मुंबई के जो जर्जर आरओबी हैं, रेलवे ओवरब्रिज हैं, इसके पहले भी हमने हाथ से देखे हैं, उनको लेकर आप लोगों ने क्या आइडेंटिफाई किया? 2 बातें आपने कही। एक तो एयर कंडीशन लोकल ट्रेन, तो मुझे लगता है कि उस एयर कंडीशन लोकल ट्रेन चलाने का श्रेय किसे जाता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उनकी संख्या हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक बढ़े, और जैसे जैसे फैक्ट्री में निर्माण होता जाएगा हम संख्या बढ़ाते जाएंगे। आरओबी जितने भी जर्जर हैं उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और एक समय सीमा तय की है कि उसके भीतर इन सभी आरओबी को ठीक कर दिया जाए। मनोहर। सर, मैं मनोहर केसरी हूं इंडिया न्यूज से।
सवाल ये है कि अमृतसर रेल हादसे में 61 लोगों की जान चली गई। राज्य सरकार ने रिपोर्ट सौंप दी है कि गेटमैन जो थे वो दोषी है और सीसीआरएस ने आपको क्लीन चिट दे दिया। क्या रेलवे अब कोई एक्शन लेगा इस पर? देखिए, आप तथ्य से परिचित हैं और आपने जानबूझ करके ये सवाल पूछा है। मैं ये कहना चाहता हूं क्योंकि जहां दुर्घटना हुई वो रेलवे फाटक से कितनी दूरी पर दुर्घटना हुई आपको मालूम है, काफी दूरी थी वो। अब रेलवे लाइंस के करीब दशहरा पूजा की अनुमति ली जाए, दशहरा पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया जाए और वो वीडियो देश ने देखा है जिसमें आयोजनकर्ता भाषण कर रहा था कि मैडम 500 लोग नहीं 5000 लोग कट जाएंगे। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के साथ बात कर रहे थे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया। मंच का